तो दोस्तों सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर में डिटेल जानकारी जानने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या है क्रॉसिंग ओवर, क्या है लिंकेज या सहलग्नता, और रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन क्या है। दोस्तों लिंकेज या सहलग्नता का मतलब है कि जीनों का पेरेंट से अगली जनरेशन में एज इट इज़ पहुँच जाना, या बिना किसी परिवर्तन के जैसे कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में वैसा गैमीट में चले जाएं और गैमीट से नेक्स्ट जनरेशन में। अभी ये गुणसूत्रों का एक जोड़ा है होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें दो जीनों के बारे में बात कर रहे हैं, ए और बी। इधर इनके युग्म विकल्पी है ए और बी। ये जीन मैंने बहुत पास पास बनाए हैं। पास पास होने की वजह से इनमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, और जब इनसे आगे युग्मक बने, गैमीट बने, तो ये देखो 4 गैमीट बने हैं। ये भी पेरेंट्स जैसे हैं, ये भी पेरेंट्स जैसे हैं। देखो ए बी और स्मॉल बी, चारों युग्मक पेरेंट्स जैसे ही हैं। सपोज करो ये फादर का क्रोमोसोम है, ये मदर का क्रोमोसोम है, तो 2 गैमीट फादर जैसे और 2 गैमीट मदर जैसे बने हैं, बिल्कुल पेरेंट्स जैसे बने हैं। कारण क्या है, इन दोनों जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय नहीं हुआ। और अगर 2 जीनों में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, जीन विनिमय नहीं हो, और वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएं, तो इस ग्रुप को लिंकेज ग्रुप या सहलग्न ग्रुप कहते हैं। देखो आपको पता है मियोसिस में 1 सेल का डिवीजन हुआ, 4 सेल बन जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो ये 1 सेल थी, 2 क्रोमोसोम थे, डिवाइड होके और 4 बन गए। उसमें से चारों के चारों पेरेंटल टाइप है। इसका मतलब ये हुआ कि लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है ही नहीं। और लिंकेज, जिन जीनों के बीच लिंकेज हो या जो ग्रुप एक साथ अगली जनरेशन में जाए, उसको कहेंगे लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप का मतलब है जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उसका आधा। जैसे सपोज करो मटर में 14 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 7। तो यहाँ देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है, वही मैंने समझात गुणसूत्र बनाए, ए और बी, ए और बी। अब की बार दोनों जीनों को दूर रखा है। अगर जीन दूर दूर है तो उनके बीच क्या हो जाता है, ये देखिए, ये क्रॉस मैंने लगा दिया, क्रॉसिंग ओवर। देखो इन दोनों का डुप्लीकेशन हुआ, फोटोकॉपी हुई, और जो क्रॉसिंग ओवर वो किसके बीच हो रहा है, इन दोनों के बीच। और इन दोनों को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ही होगा। अब देखिए ये वाला तो एज इट इज युग्मक बन गया। इस वाले में कैपिटल बी, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल ए के बजाय ये नीचे वाला भाग आ गया स्मॉल ए। इस वाले में पहले यहाँ तक तो स्मॉल बी था, लेकिन स्मॉल ए के बजाय ये ऊपर वाला भाग आ गया कैपिटल ए, और नीचे ए बी जो भी है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 युग्मक बने। आपको पता है वही मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या सब में आधी आधी हो गई। 2 पेरेंटल टाइप है और 2 नए ही संयोग बने हैं, नए ही कॉम्बिनेशन बने हैं। इन नए कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट और इन दोनों को पेरेंटल टाइप या नॉन रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट बनने का जो प्रोसेस है उसको ही क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। पुनर्योजन क्या है, क्रॉसिंग ओवर का परिणाम या रिजल्ट ही क्या कहलाता है, पुनर्योजन। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जब क्रॉसिंग ओवर होता है, उसकी वजह से युग्मक या नेक्स्ट प्रोजीनी में नए कॉम्बिनेशन आते हैं। ये जो नए कॉम्बिनेशन के निर्माण का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन। तो लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और पुनर्योजन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब अपन पहले प्रॉपर लिंकेज के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉसिंग और पुनर्योजन के बारे में भी। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर 2 जीनों में लिंकेज ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा या पुनर्योजन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय
एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या वाइस वर्सा कह सकते हैं। अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। आइए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं लिंकेज या सहलग्नता के बारे में। दो जीनों का एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना सहलग्नता या लिंकेज है। लिंकेज की खोज मॉर्गन ने सहलग्नता, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन दोनों शब्द किसने दिए? मॉर्गन ने। मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। लेकिन सहलग्नता को सर्वप्रथम देखा किसने? देखो, मॉर्गन ने देखा। मॉर्गन को लिंकेज के बारे में अगर आप बोला जाए तो मॉर्गन ही बोलना है, लेकिन उससे पहले भी देखा था बैटसन और पुनेट ने मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस में। बैटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर और पुनेट को आपको पता ही है, इन्होंने एक स्क्वायर मेथड दिया था जिसके हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज पंक्तियों में नर युग्मक और ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां उसमें मादा युग्मक होते हैं। दोस्तों, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर बहुत प्रयोग किए, इसलिए प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जितने भी ड्रोसोफिला पर इसने प्रयोग किए और डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, डाई हाइब्रिड का मतलब आपको पता है दो लक्षणों को लेकर करवाया गया संकरण, तो ड्रोसोफिला के कोई भी दो लक्षण ले लिए और फिर मॉर्गन ने उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो हर बार F2PD में 9:3:3:1 रेशो आया। लेकिन जब मॉर्गन ने एक कॉम्बिनेशन ऐसा लिया, दो लक्षण, पीले शरीर और सफेद आंख, उसका क्रॉस भूरे शरीर और लाल आंख की ड्रोसोफिला से करवाया गया, तो F2PD में 9:3:3:1 नहीं आया, जो द्विसंकर संकरण में आता था। अध्ययन के दौरान पता लगा ऐसा इसीलिए हुआ कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के बजाय इन दो जीनों में लिंकेज ज़्यादा पाई जाती थी, सहलग्नता ज़्यादा पाई जाती थी। तो दोस्तों, एक बात याद रखें, पूरे वीडियोस में आप देखेंगे मैंने ये बहुत बार बोली है कि अगर द्विसंकर क्रॉस का अनुपात अलग आता है तो फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि उन दोनों जीनों के बीच क्या है, लिंकेज है, सहलग्नता है। बैटसन और पुनेट के बारे में अपन ने बात कर ही ली थी। सहलग्नता दो प्रकार की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलग्नता में अगर पूरा का पूरे जीन जो है अगली जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, एग्जाम्पल नर ड्रोसोफिला और मादा रेशम कीट। अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन या मानव। देखो, अभी अपन ने बात किया था क्रॉसिंग ओवर में फिर 4 युग्मक बने थे, 2 पेरेंट जैसे पेरेंटल टाइप और 2 नए रिकॉम्बिनेंट बने थे। तो 2 पेरेंटल और 2 नए, तो 50% क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी आई। अगर रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% से कम आ जाए तो सहलग्नता हुई है, और इस सहलग्नता को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। दोस्तों, सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो देखते हैं। देखो, सहलग्नता, लिंकेज, जितनी देर अपन बात कर रहे हैं, एक बात तो आपको पता लग गई होगी कि अगर किसी फादर के जीनों में लिंकेज पाई गई तो उसके नेक्स्ट जनरेशन या बेटे में उसके जीन एज इट इज जाएंगे और बेटा पापा जैसे कैरेक्टर वाला होगा। अब सहलग्नता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उस पर बात करते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, सहलग्नता और जीन विनिमय, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल होते हैं, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। अगर जीनों के बीच दूरी ज़्यादा है, जीनों के बीच की दूरी और सहलग्नता भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी ज़्यादा है तो सहलग्नता या लिंकेज कम, और अगर दूरी कम है तो सहलग्नता ज़्यादा। वैसे भी आपको पता है अगर साथ साथ अगली जनरेशन में जाना है तो दूरी कम ही होनी चाहिए, साथ रहने के लिए दूरी कम ही हो तो अच्छा है। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर
तापमान ज़्यादा है तो सहलग्नता कम होगी। अब सहलग्नता कम होगी मतलब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो वेरिएशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश, वेस्ट इंडीज़ वगैरह पाए, आपको आइडिया है, वहाँ के लोगों में वेरिएशन, हर एक आदमी दूसरे आदमी से बिल्कुल अलग क्वालिटी का मिलेगा, अलग कैरेक्टर वाला मिलेगा। यहाँ पर मैं जो कैरेक्टर बात कर रहा हूँ वो नाक का साइज़, बालों का शेप, लंबाई, इन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो अगर तापमान कम होगा तो सहलग्नता ज़्यादा होगी। तो जो ठंडे इलाके वाले देश हैं वहाँ पर आप देखें सबकी शक्ल ऐसे गोरे लगेगा ही नहीं, ये भी पहले देखा था, वो भी तो वेरिएशन कम होते हैं क्योंकि तापमान क्या होता है ज़्यादा। तो लिंकेज और टेम्परेचर भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और बात, सहलग्नता और आयु, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर एज ज़्यादा होगी तो आपके जीन एज इट इज़ अगली पीढ़ी में जाएंगे, क्योंकि एज ज़्यादा तो सहलग्नता भी ज़्यादा। बाल विवाह पर अगर आप किसी को लेक्चर देना चाहते हैं तो ये वाला दें कि भाई देख, जल्दी शादी करेगा तो सहलग्नता, आयु कम होगी, आयु कम होगी तो सहलग्नता कम होगी, सहलग्नता कम होगी तो तेरे कैरेक्टर तेरी जनरेशन में कम जाएंगे, तेरा बेटा तेरे बेटे जैसा कम लगेगा। अब देख लो, अगर बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिले तो बायोलॉजी का विषय है, नहीं मिले तो सोशोलॉजी का विषय है। अगर कम उम्र में शादी करेगा तो बेटा सोशोलॉजी का विषय लगेगा। इसलिए जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, बाल विवाह रोको। समाज को आप संदेश भी दे सकते हो, बस आपके बात करने का तरीका अलग होगा। आयु ज़्यादा होगी, सहलग्नता ज़्यादा होगी, आप जैसा कैरेक्टर होगा। आपको लगता है कि आप आतंकवादी है, आप बदमाश है, तो फिर जल्दी कर लो, क्योंकि एक और आतंकवादी देश में आए फिर अच्छी बात नहीं है। तो आयु का, तापमान का, दूरी यहाँ पर दो जीनों के बीच की दूरी, और जीन विनिमय और सहलग्नता तो एक दूसरे के अपोजिट है ही। इनकम्प्लीट का मतलब अगर रिकॉम्बिनेंट 50% से कम आ जाए तो सहलग्नता तो है, और कंप्लीट के एग्जाम्पल सबसे पहले इसको देखा बैटसन और पुनेट ने। मॉर्गन ने इसके बारे में ड्रोसोफिला पर बहुत सारे प्रयोग किए। कौन से दो लक्षण लिए थे, इसकी वजह से द्विसंकर संकरण क्रॉस का जो अनुपात है वो अलग आया। हमें अगर सहलग्नता मिली है, इसका मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2PD का फिनोटाइप 9331 नहीं आएगा। अगर फिनोटाइप डेविएट मतलब हम समझ गए लिंकेज है। तो ये अपन बात कर ली है किसके बारे में, सहलग्नता के बारे में। और दो बातें मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। जहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश सीधा आता है भूमध्य रेखा पर, वहाँ पर रहने वाले लोग, उनमें तापमान ज़्यादा होने की वजह से लिंकेज क्या होता है, कम, और क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। दूसरा, अगर जल्दी आयु में जो गैमीट बनेंगे या जो संतानें पैदा होंगी वो क्या होंगी, उनमें सहलग्नता कम होगी। आयु कम तो सहलग्नता कम, आयु ज़्यादा तो सहलग्नता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये लिंकेज के बारे में जानकारी थी। अब अपन बात करेंगे पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन। और मैंने आपको कहा रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर का ही परिणाम है। इसके बारे में मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, इसे जीन विनिमय कहते हैं। मियोसिस डिवीज़न का जब फ्लो चार्ट अपन देखेंगे तब भी बात करेंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का जो एक्सचेंज है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। दूसरा, ये घटना मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज में होती है, पैकिटीन में, पैकाइटीन या पैकिटीन भी कह सकते हैं इसको। देखो दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन बात कर रहे हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने को आप कितना भी पढ़िए
मेन है सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो पाएंगे। अभी अपन जितनी भी बातें कर रहे हैं बेसिक्स, अगर आपको पहले का कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस तरीके से सोचें, फिर हर टॉपिक पर अपन और उससे लेवल का, और फिर हर एग्ज़ाम नीट फर्स्ट ग्रेड सबके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो उस वे में भी बात करेंगे। अभी आप ध्यान से देखें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का आदान प्रदान क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन में होता है, या पैकेटिन भी कह सकते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो गुणसूत्र कौन सी स्टेज में होते हैं, टेट्राड कंडीशन में। ये तीनों बातें एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक एज, उम्र, मैंने लिंकेज में भी आपको बताया, वहाँ पर भी क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के वाइस वर्सा या व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एज ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और एज कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। कम उम्र में बच्चे पैदा होंगे, वेरिएशन ज़्यादा आएगी। पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे पेरेंट्स से अलग वेरिएशन आएगी दोनों की। वातावरण में रेडिएशन ज़्यादा होगी तो भी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। अभी रेडिएशन वैसे बहुत ज़्यादा ही है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग, जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो लोग हैं, पर्टिकुलर आदमी हर बार एक दूसरे से अलग डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा तो वेरिएशन ज़्यादा। दो जीनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो भी क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोस्तों, लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक याद करो या क्रॉसिंग ओवर को, बस आपको ये याद रखना है, लिंकेज ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगी। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट या परिणाम स्वरूप ही रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, और इस रिकॉम्बिनेंट बनने का जो प्रोसेस है इसी को रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहते हैं। और इस रिकॉम्बिनेशन के कारण ही संतानों में वेरिएशन आती है, विभिन्नताएं आती है। दोस्तों, इवोल्यूशन या उद्ध विकास के लिए वेरिएशन आना ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे वेरिएशन आई, और ये वेरिएशन किसकी वजह से आती है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से हुआ है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ है, मियोसिस में, प्रोफेज फर्स्ट में, पैकेटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का आदान प्रदान हुआ है, उसकी वजह से वेरिएशन आए। मॉर्गन का स्टूडेंट है अल्फ्रेड स्टुरवेंट। अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने बताया, उन्होंने पुनर्योजन मानचित्र या रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया। जीनों के मध्य की दूरी या जीनों की स्थिति को रिप्रेजेंट किया, इसी को ही रिकॉम्बिनेशन मैप, जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन मैप के ही नाम हैं जेनेटिक, लिंकेज और क्रोमोसोमल। इस मैप में अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने बताया कि जीनों की स्थिति कैसी है, दो जीनों के बीच दूरी कितनी है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके अनुसार रिकॉम्बिनेशन मैप बनाने के लिए या जीनों के बीच की दूरी, उनकी पोजीशन के लिए क्या ज़रूरी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, पुनर्योजन आवृत्ति। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या पुनर्योजन आवृत्ति, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। सपोज करो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1%, इसी को 1 cm सेंटी मॉर्गन भी कहते हैं, और सेंटी मॉर्गन इसी को एक मैप यूनिट भी कहते हैं। मैं दो ही एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, बाकी जब अपन इस जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वीडियो में भी बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दो टाइप के जीन आपके सामने हैं, प्लस प्लस और CD, इनकी संख्या ये रही, और प्लस D और C प्लस क्रॉसिंग ओवर हो गया, और वेरिएशन वाले इस तरीके से आए। जब वेरिएशन आ गया है तो देखो ये दोनों तो पेरेंट टाइप है,
ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, नंबर ऑफ टोटल जो भी गैमीट है और इंटू 100। ये 200 है, दोनों को सबका टोटल किया तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू 100 10%, मतलब इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन या 10 मैप यूनिट या 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। कई बार दोस्तों इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल गुणसूत्र पर जीनों का क्रम या कौन जीन पास में कौन दूर है उसका भी पता लगाने के लिए किया जा सकता है। जैसे ड्रोसोफिला में रेड कलर की आंख और बड़े पंखों वाली और वाइट कलर की आंख और शॉर्ट विंग, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो 66.8% पेरेंटल आए और 37.2% रिकॉम्बिनेट आए। इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये है कि ये दोनों जीन दूर है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यहीं अगर ब्राउन कलर और येलो कलर, ये बॉडी का कलर है, आंख का कलर रेड और वाइट, इन दोनों जीन को लेके करवाया गया तो 98.7% पेरेंटल आए और 1.3% रिकॉम्बिनेंट आए। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आए, मतलब लिंकेज बहुत ज़्यादा है। देखो अगर रिकॉम्बिनेंट कम क्यों आए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम है, और क्रॉसिंग ओवर कम हुआ तो लिंकेज क्या होगी ज़्यादा, और लिंकेज ज़्यादा कब होगी जब दो जीन बहुत पास पास हो। इसका मतलब बॉडी का कलर और आंखों का कलर वाली जीन बहुत पास पास होगी। तो ये देखिए मैंने बनाया इस तरीके से, देखो ये ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम, पहले बॉडी का कलर, उसके जस्ट पास आंखों का कलर, और थोड़ा दूर फिर क्या होगा साइज ऑफ विंग्स वाला जो जीन है वो। साइज ऑफ विंग्स वाला थोड़ा दूर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप यूँ कह सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी 1.3 सेंटीमॉर्गन और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 37.2 सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट। इस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा जीनों की सही स्थिति और उनके बीच की दूरी भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो दोस्तों लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूरी बातें